नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों हम कर रहे थे लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स को। ये वो क्वेश्चन पेपर हैं जो हाल फिलहाल में ही अभी हुए हैं लाइब्रेरी की फील्ड में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है इसरो का, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए करवाया गया था सन 2019 में, 9 जून 2019 में। आप डेट भी देख सकते हैं इसमें। इस क्वेश्चन पेपर में लगभग 80 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें से हमने 45 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर ही लिए हैं और पूछेंगे वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पुराने वीडियो को मतलब आप फर्स्ट जो पार्ट है उसे आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने 45 क्वेश्चंस हमने पहले ही अटेम्प्ट कर लिए थे, अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप केवल आंसर्स को रट्टा मत मारिएगा, कि आपको क्या करना है, आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में अब थोड़ा सा पैटर्न बदला है लाइब्रेरी का, कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन ना दे के प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट वही सवाल ना दे करके उससे रिलेटेड सवाल देते हैं, उसके ऑप्शन से सवाल बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन है तो अगली बार आपके एग्जाम में हो सकता है इसी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए कि ये क्या चीज़ है। लिब्रिवॉक्स जैसे यहाँ पे पूछ लिया है, वर्चुआ क्या है, गूगल बुक्स क्या है, इनसे सवाल बन सकते हैं। तो देखिए आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमने 45 कर लिए थे। एक बार मैं फिर बता दूं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लाइब्रेरियन को कौन अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया था हमारा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लाइब्रेरियन को अपॉइंट करता है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फ्री ऑडियो बुक साइट, यानी इनमें से कौन सा निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिब्रिवॉक्स। लिब्रिवॉक्स में क्या है कि यहाँ पे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो किताब को अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, जो यहाँ के वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक। तो ये तो हो जाएगा राइट आंसर। अब अगर हम बात करें कि इब्रेरी क्या है, तो इब्रेरी एक तरह से ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें सन 2014 में लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्कॉलर्स की ई बुक अवेलेबल हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन सन 2015 में क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोक्वेस्ट ने इसे रिप्लेस कर दिया। प्रोक्वेस्ट आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि प्रोक्वेस्ट क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो प्रोक्वेस्ट ने इसे रिप्लेस कर दिया, और इससे रिप्लेस करने के बाद, यानी लाइब्रेरी को रिप्लेस करने के बाद, इसका जो नया नाम आया वो प्रोक्वेस्ट ई बुक कंटेंट आया, ठीक है। कब किया गया? 2015 में करा। तो ये तो हो गया, इसका राइट आंसर लिब्रिवॉक्स है और इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और यहाँ अगर गूगल बुक की बात करें तो गूगल बुक पर आप बुक्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 47 सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अज्ञात और संदेहास्पद रचनाकारों के पुस्तकों को कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बुक ऑफ अननोन और डाउटेबल ऑथरशिप इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं? जो बुक अज्ञात और संदेहास्पद रचनाकारों की, यानी ऐसी बुक जिनके ऑथर का हमें नहीं पता होता है कि उसका ऑथर कौन है, उस बुक को किसने लिखा है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एप्रोक्रिफल बुक्स। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो आप देख लीजिएगा। एप्रोक्रिफल बुक्स उसका राइट आंसर है। और इसके अलावा अगर हमारे एग्जाम में सवाल आता है कि इनकुनबुला ये क्या चीज़ है, तो ऐसी बुक्स होती थी जो 1501 से पहले जो पब्लिश्ड होती थी, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था इनकुनबुला बुक, इनकुनबुला अ बुक प्रिंटेड बिफोर 1501, ठीक है। ऐसी बुक्स जो 1501 से पहले पब्लिश होती थी। नाम ही अजीब सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, FLAC इज अ फॉर्मेट फॉर। FLAC की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर हमारा सवाल। तो इसकी फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो है लूजलेस डेटा कंपैरिजन फॉर ऑडियो, ठीक। इसका राइट आंसर क्या है? लूजलेस डेटा कंपैरिजन फॉर ऑडियो, यानी श्रवण के लिए लॉसलेस डेटा संपीड़न। हिंदी इसका वाकई बहुत ही अजीब है, तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शून्य आधारित बजटिंग प्रणाली की अभिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो शून्य आधारित यानी जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डिजाइन्ड बाय।
तो सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम के बारे में किसने अभिकल्पना करी थी? वो करी थी पीटर पायर ने सन 1970 में करी थी। कब करी थी? तो 1970 में, ठीक है। 1970 में जीरो बेस्ड बजटिंग की कल्पना करी थी, पीटर पायर ने करी थी। इसके अलावा अगर देखें तो एलन किर्नी, हाँ, पीटर ड्रकर से हमारा पूछा जाता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की थ्योरी किसने दी है? तो वो दी है पीटर ड्रकर ने, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा सूचना सिद्धांत जोर देता है कि संचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना, अनुदेश देना या प्राप्तकर्ताओं को प्रेरित करना है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरी फोकस ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट द रिसीवर, ठीक है। इनमें से कौन सा सूचना जो थ्योरी है, इंफॉर्मेशन थ्योरी है, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थ्योरी है जो हमें टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट द रिसीवर, ठीक, कौन सी करती है? तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकॉफ थ्योरी। क्या है? एकॉफ थ्योरी, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकॉफ थ्योरी। इसके अलावा जो और क्या है, सेजन की थ्योरी हमसे पूछी जाती है। सेजन वेवर की थ्योरी जो थी वो कम्युनिकेशन थ्योरी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है ऑन्टोलॉजी, ठीक है। ऑन्टोलॉजी इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? तो ऑन्टोलॉजी जो है इसका राइट आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसका हिंदी देख लीजिए, सत्ता मीमांसा है। इससे बेहतर यही होगा कि ऑन्टोलॉजी पढ़ लें, इसे थोड़ा समझने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऑन्टोलॉजी क्या है? तो इसे आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक। इस पे सवाल जनरल ये इतना ही बनता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सीडी रोम में डेटा कोडित करने का मानक क्या है? यानी स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डेटा इन सीडी रोम क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ISO 9660, ठीक। ये इसका राइट आंसर है। जबकि मतलब ये है कि CD रोम के लिए एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डेटा क्या है? तो वो है 9660, ठीक। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जबकि 2709 ISO 2709 ये किससे रिलेटेड है? तो ये बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जनरली ये सवाल पूछा जाता है। आगे चलते हैं। हम मैथ के सवालों को छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम केवल लाइब्रेरी साइंस के जो सवाल हैं हमको उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य ऑनलाइन भंडार है। तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ऐसा मुख्य ऑनलाइन भंडार है जो ऑस्ट्रेलिया के पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान आधानों और तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से एकत्रित लाखों करोड़ों संसाधनों के बारे में सूचना प्रदान करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑनलाइन सूचना भंडार है? ऑनलाइन भंडार है ऑस्ट्रेलिया का, नाम पूछ रहा है। तो इंग्लिश में देखते हैं। डैश इज ऑस्ट्रेलियाज मेजर ऑनलाइन रिपोजिटरी, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज कलेक्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियाज लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च रिपोजिटरीज एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। तो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ट्रोव है। इसका जो राइट आंसर क्या है? वो ट्रोव ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन भंडार है, ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन भंडार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है USA संघीय सरकारी दस्तावेजों को क्रमबद्ध करने के लिए प्रयुक्त और दी गई वर्गीकरण संख्या किसके आधार पर है, ठीक है। तो एक बार फिर से आते हैं इंग्लिश में। क्लासिफिकेशन नंबर असाइंड टू एंड used to arrange US फेडरल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, यानी US फेडरल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए, उनको क्लासिफिकेशन नंबर देने के लिए इनमें से कौन सी स्कीम यूज की जाती है? तो इसका राइट जो आंसर है वो है SUDOC नंबर, ठीक है। अगर आपको गलत लगता है तो आप प्लीज़ इसकी डिटेल्स में हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है मैं बता दूं को ये है SUDOCS नंबर। SUDOCS का मतलब हो जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो US गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस द्वारा दिया जाता है। सन 1895 से 1903 के दौरान ये बना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि नेट के एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाएगा अगर आप नेट के तैयारी कर रहे हैं तो, और DSSB का जो हमारा एग्जाम है नवंबर में होने वाला है तो उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो आगे चलते हैं, हम अपने अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल है, तारीखों तथा समय को दर्शाने के लिए संख्यात्मक गलती से बचने हेतु, विशेषकर जब तारीख तथा समय की संख्यानात्मक लेखन में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रथा प्रचलित है, डाटा अंतरणिक के लिए प्रयुक्त सुस्पष्ट तथा पूर्ण परिभाषित मानक है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी वाकई थोड़ा टफ है मेरे लिए। द स्टैंडर्ड यूज टू प्रोवाइड एन अम्बिगुअस एंड वेल डिफाइंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेट्स एंड टाइम so as to provide misinterpretation of numeric representations of a date and time, particularly when the date are transferred between countries and between convention for the writing numeric data and times। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का है डी, ISO 8601। इसे आप ऐसे ही याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक तथा प्रतिलिपि दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस अथवा पुस्तक दिवस के नाम से भी जाना जाता है को आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। ठीक है, पूरा पढ़ने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन के मीनिंग को समझ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के पूर्व प्रतियों को परिवर्तित करने हेतु अकादमिक पुस्तकों में उसे उपलब्ध कराने हेतु एंड्रू डब्ल्यू मेल्सन संस्था द्वारा प्रारंभ की गई एक ग्राहक सेवा थी, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ सब्सक्रिप्शन सर्विस इनिशिएटेड बाय द एंड्रयू डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन टू कन्वर्ट बैक रन ऑफ इम्पॉर्टेंट जर्नल्स एंड मेक देम अवेलेबल टू द एकेडमिक लाइब्रेरीज। तो यहाँ बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है कि जो ये हमारे एंड्रयू डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन है, इनके द्वारा कौन सी ऐसी स्कीम, कौन सी ऐसी सर्विस चलाई गई थी जिसके द्वारा हम एकेडमिक लाइब्रेरीज को जर्नल्स प्रोवाइड करा सकें। तो ये इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे स्टोर। जे स्टोर क्या है? तो जे स्टोर इन्होंने स्टार्ट किया था, इनकी फाउंडेशन। और इसके बारे में थोड़ा और बता दूं कि जे स्टोर की जो कल्पना करी थी वो विलियम जी ब्राउन तथा इनके एक दूसरे जो प्रेसिडेंट थे एंड्रयू डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन द्वारा की गई थी। और ये 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो 1994 में जे स्टोर की अभिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो WG बोवेन और दूसरे कौन थे? तो एंड्रयू डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, ये सवाल बहुत बार रिपीट भी हो चुका है नेट के एग्जाम में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। 59 सवाल है हमारा कि RDF स्टैंड फॉर। तो RDF की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका देख लेते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। क्या हो जाएगा? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में ये बता दूं कि ये एक स्टैंडर्ड है जो वेब रिसोर्सेज और डेटा इंटरचेंज को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? ये एक तरह का स्टैंडर्ड है। क्या? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क एक तरह का स्टैंडर्ड है जो वेब रिसोर्सेज होते हैं, यानी ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल रिसोर्स हैं और उनका डेटा इंटरचेंज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये WWW कंसोर्टियम द्वारा, यानी W3C द्वारा। जो WWW होता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, समान विषय के लिए बहुविध शब्दों से बचने के लिए सावधानी से चुने गए शब्दों का समूह को क्या कहा जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल्ड वोकेबलरी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कंट्रोल्ड वोकेबलरी, यानी अ सेट ऑफ अ टर्म दैट हैव बीन केयरफुली सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू अवॉइड हैविंग मल्टीपल टर्म्स फॉर द सेम सब्जेक्ट। ठीक, समान विषय के लिए बहुविध शब्दों से बचने के लिए उसे सावधानी पूर्वक चुने गए शब्दों का समूह को क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड वोकेबलरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 61वां सवाल है, सूचना पुनः प्राप्ति में नॉइस का कारण क्या है? नॉइस इन द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज ड्यू टू, ये किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनावश्यक सूचना, यानी रेडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर क्या है? टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर इसमें से देख लेते हैं। हाँ, ये राइट आंसर है। संगत विकासों के बारे में प्रयोक्ता को सूचित करने का अनौपचारिक तंत्र है। ठीक है, एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म टू रेलेवेंट डेवलपमेंट। मतलब आप बड़े सीधे वर्डों में अगर मैं बताऊं कि देखिए, एक होता है जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक होता है मीडिएटर और एक होता है जहाँ पर सूचना होती है। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल गेटकीपर क्या है, वो बीच वाला है, मीडिएटर ही है एक तरह से, जो एक्चुअल जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए उसको इंफॉर्मेशन यहाँ से ले जाके इसे प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसे बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरह समझ सकते हैं। तो ये जो बीच वाला है ये क्या है? टेक्निकल गेटकीपर है, जो इस मान लीजिए इसे ए कर लें, इसे बी कह लीजिए और इसे सी कह लेते हैं। ठीक है, ये वो है जहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ये वो है जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये टेक्निकल गेटकीपर क्या है? ये इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेके इसकी नीड के हिसाब से, एक ही नीड के हिसाब से इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेकर इसे प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। ठीक, ये बड़े सिंपल शब्दों में है, आप इसे किताबों में पढ़ेंगे तो बड़ा ही अजीब तरह से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ सूचक अभिलेखों के लिए प्रकार्यात्मक अपेक्षाएं FRBR द्वारा विकसित की गई। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स वाज डेवलप्ड बाय, तो FRBR जो फर्बर है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ठीक है, तो इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसे इफ्ला द्वारा डेवलप किया गया था। इफ्ला यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ये इफ्ला है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इफ्ला क्या है, ये संघों का भी संघ है। जैसे कि हमारा ILA है, वो एक संघ है, लाइब्रेरी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK वाला है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये सारे एसोसिएशन किसके अंडर आते हैं? ये सारे एसोसिएशन इफ्ला के पार्ट हैं। ठीक है, इफ्ला के पार्ट हैं, और जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी स्टैंडर्ड बनाता है वो कौन बनाता है? वो इफ्ला बनाता है। अगर इफ्ला अपने यहाँ पर कोई अपने लिए कोई लाइब्रेरीज के लिए कोई स्टैंडर्ड तय करेगा तो वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको मानना होता है, क्योंकि जो ILA है, LA हो गया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, ये सब इसके पार्ट हैं। ठीक है, अब जब इसके पार्ट हैं तो इफ्ला कोई रूल बनाएगा तो उस रूल को इन सारे एसोसिएशन को मानना पड़ेगा, और इन एसोसिएशन के अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, फिर उनको भी ये रूल मानने पड़ जाते हैं। देखिए, इफ्ला के ऊपर काफ़ी बड़ी वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इफ्ला के ऊपर बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। बाकी FID हो गया, निस्केयर हो गया, इन सब के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में। चलिए आगे सवाल पर बढ़ते हैं। काइनेटिका इज एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस बाय, तो काइनेटिका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी नेटवर्क द्वारा। ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से 2 सवाल बन चुके हैं, अभी तक 2 नहीं 3 बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हु इज द कंपाइलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफिक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर की वेब ग्रंथ सूची का संकलन करता कौन है?
तो देखिए इसके बारे में मैंने RRLF की जो 2 वीडियोस मैंने बनाई है वहाँ पे भी मैंने आपको बता रखा है बहुत डिटेल में कि RRLF क्या है। तो RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो वेब बिब्लियोग्राफी का कंपाइलेशन किसने करा है? RRLF ने करा है। आप चाहे तो RRLF की जो 2 वीडियोस हैं आप वहाँ से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अपडेटेड नॉलेज मैंने उसमें इंक्लूड करी है। आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में उसमें बहुत ही अपडेटेड नॉलेज मैंने दे रखी है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, माफ़ कीजिए। अब मान लीजिए अगर RRLF जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो 22 मई 1972 में कोलकाता में हुई थी। और इसके ऊपर एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि डिक्शनरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज ये कौन पब्लिश करता है? तो वो RRLF ही करता है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाता है कि ISBN नंबर कौन प्रदान करता है? तो RRLF RRL माफ़ कीजिए L नहीं, ये N हो जाएगा, NA, ठीक है। अक्सर सबको ये पता है कि RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो ISBN नंबर देता है, लेकिन नहीं, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के अंदर एक एजेंसी है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी माफ़ कीजिए राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, ठीक है। तो ये एजेंसी जो है क्या करती है? ISBN नंबर प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं तो अगर बात करें कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप ICLIC की इन सब की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में वीडियो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का प्रलेखीकरण के इतिवृत्त का प्रकाशक है? तो पब्लिशर ऑफ एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका पब्लिशर कौन है? एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका जो पब्लिशर है वो है निस्केयर, ठीक है। इसका निस्केयर है। ये निस्केयर कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, दिल्ली में है निस्केयर। और इसके अलावा पूछा जाता है कि निस्केयर द्वारा कौन सा नंबर दिया जाता है? तो निस्केयर द्वारा ISSN नंबर दिया जाता है। ISSN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। ISSN नंबर दिया जाता है। ये 8 डिजिट का नंबर होता है, 4 पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल है। निस्केयर की वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो RRLF और निस्केयर की वीडियो 2 पार्ट हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। ILA 1933 में इसकी स्थापना की गई थी और बाकी डिटेल्स आप दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा। और इनफिल्मनेट, अगर आप UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनफिल्मनेट के ऊपर भी मैंने 2 वीडियो बना रखी है, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अपडेटेड वीडियो है। तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनफिल्मनेट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इनफिल्मनेट की स्थापना हुई थी 1991 में, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो है शोध गंगा, शोध शुद्धि, OJS, विद्वान, विद्यामित्र, स्वयं प्रभा, सॉल जो सॉफ्टवेयर है, सॉल का 3.0 वर्जन अभी आ चुका है। और तो वो सॉल जो सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो इनफिल्मनेट बनाया है। इसके द्वारा जो इनफिल्मनेट के द्वारा ही कई सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए प्लान चलाए जाते हैं, जैसे कैलिबर हो गया, प्लानर हो गया। इसके अलावा EPG पाठशाला जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? वो सब इनफिल्मनेट के द्वारा शुरू किया गया। और इनफिल्मनेट की स्थापना किसने करी? तो वो UGC ने करी, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो इनफिल्मनेट की पूरी 2 वीडियो है, UGC की एक वीडियो है, बहुत डिटेल में मैंने बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने दस्तावेजों के परीक्षण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओल्ड डॉक्यूमेंट, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बाइंडिंग। हो सकता है ये इसका राइट आंसर मुझे यही लग रहा है, आप चाहे तो बता सकते हैं। अगर ये मेरा गलत आंसर है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, AACR स्टैंड्स फॉर। AACR की फुल फॉर्म क्या है? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल। इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं। AACR 2R कब आया? AACR में
कौन कौन सी कंट्री ने मिलकर इसे बनाया था, ये ACR रूल है क्या, तो इन सब के अगर चाहें तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर मैं यहीं पे बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML स्टैंड फॉर, HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, हाँ यही आंसर राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित एकीकृत पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा इनमें से कौन सा LMS यानी या फिर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था। तो देखिए इसमें से जो किया गया था वो है ई ग्रंथालय। कोहा कटिपो कम्युनिकेशन द्वारा गया है, ड्यूरा स्पेस द्वारा डी स्पेस है, ठीक है, और ई ग्रंथालय किसके द्वारा है, तो वो NIC द्वारा है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा इसको बनाया गया था या डेवलप किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में ISBN किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यानी इंग्लिश में ISBN इज प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय, ISBN किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा ये ISBN नंबर प्रदान किया जाता है। बाकी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। निष्क्रिय अर्थ से देखिए ISSN नंबर दिया जाता है, और डेलनेट क्या है, ये डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, और ILA क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, 13 सितंबर 1933 की उसकी स्थापना हुई थी। बाकी आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब के ऊपर एक एक वीडियो मैंने बना रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधित डेटा को क्या कहा जाता है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा, डेटा इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, इंफॉर्मेशन। डेटा पहले क्या होता है, वो बिखरे हुए रूप में होता है, कई तरह से डेटा फैला होता है, और उसे जब प्रोसेस कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत हमारे मीनिंगफुल तरीके से जब प्रेजेंट किया जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रम को सबसे पहले प्रारंभ किया था, ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या है जाएगा। देखिए इस सवाल में मुझे बहुत डाउट है, तो आप चाहे तो इसका मुझे आंसर बता सकते हैं, बाकी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आप खुद भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं। आगे है हमारा अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो ये जो बुक है द प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बुक किसने लिखी थी या इसके ऑथर कौन है, तो वो SR रंगनाथन है। 1937 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इसका फर्स्ट एडिशन 1937 में आया था, दूसरा एडिशन इसका आया था 57 में, और तीसरा एडिशन जो था वो 67 में आया था 1967 में, ठीक है, ये 3 एडिशन थे इसके। आगे बढ़ते हैं। FW लैंकास्टर, इन्होंने पेपरलेस सोसाइटी की वो अवधारणा दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में भी बहुत कन्फ्यूज़न था मुझे, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बजाय मैं आपको कन्फ्यूज़ करूँ इसका कोई राइट आंसर देके इनमें से आप खुद ही मुझे कमेंट में अगर बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं खुद भी इसको लेकर कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस इज, ये है क्या, ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर आप मुझे बताएंगे तो ज़्यादा सही होगा, मैं खुद भी अपने आप को करेक्ट कर पाऊँगा। आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर पर सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये सवाल हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। अक्सर आप अगर DSSB का एग्जाम देंगे तो वहाँ तो ये कंफर्म ये सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है, तो ये सब इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो बाइट हो जाएगा, इसे आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। RFID वो प्रौद्योगिकी है जिसे टेस्ट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। RFID टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर, तो RFID टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाँ ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके 40 सवाल जो भी थे वो हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि अब देखिए क्वेश्चन पेपर तो हमारे साथ में चलते ही रहेंगे, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो DSSB का एग्ज़ाम आ गया है, और मैंने खुद भी ये फॉर्म भर रखा है DSSB का, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है ये, DSSB की जो पोस्ट है बहुत अच्छी है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि इसमें सिलेक्शन हो जाए मेरा। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, और मैं उस पर टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया करूँगा, ताकि अगर आपको
आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आता, और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें से सवाल अक्सर रिपीट होते हैं और जिन सवालों में हम हमेशा फंसते हैं उन टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं DSSB को लेकर वीडियो बनाऊं, DSSB को ध्यान में रहकर उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और लेकिन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे और ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पर हम हमेशा फंस जाते हैं ऐसे सवालों में, तो मैं केवल उन टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी तो आप इन सवालों को आप बार बार देखेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन भी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वाकई इन्हें बनाने में और ये क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने में।